नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर का दौरा करेंगे। वो 9,600 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी परियोजना गोरखपुर का खाद कारखाना है, जिसकी कुल लागत 8,603 करोड़ रुपए है और ये 600 एकड़ के बड़े क्षेत्र में बना हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और आरएमआरसी के हाईटेक लैब्स का उद्घाटन भी करेंगे। गोरखपुर एम्स की कुल लागत 1,011 करोड़ रुपए है और ये 112 एकड़ में तैयार हुआ है। ये 300 बेड का हॉस्पिटल है और इसके बन जाने से बिहार, झारखंड और नेपाल के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। यहाँ 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं यहां मौजूद हैं। पीएम मोदी आज गोरखपुर में लोगों को एक रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की भी सौगात देंगे। इसमें 125 एमबीबीएस की सीटें भी हैं। इससे वायरस रिसर्च परीक्षण में आसानी होगी और जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए यहां पर अत्याधुनिक जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जहां एक तरफ पीएम मोदी यूपी सीएम के गढ़ में होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ में आरएलडी की संयुक्त परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के साथ मंच पर गठबंधन के साथ ही सपा के मुखिया अखिलेश यादव शामिल होंगे। इसके अलावा गठबंधन के अन्य साथी भी उस मंच पर मौजूद होंगे। ओम प्रकाश राजभर भी इस रैली में शामिल होंगे। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक सरगर्मी आज है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का गोरखपुर दौरा बेहद ही अहम हो जाता है। बताया जा रहा है कि 9,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को वो जनता को समर्पित करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा अपने आप में बेहद ही अहम, और इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि करीब 47 दिन में चौथी बार पीएम मोदी पूर्वांचल के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले 25 अक्टूबर को उन्होंने सिद्धार्थनगर का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था। वहीं आज पीएम मोदी गोरखपुर में 10,000 करोड़ की लागत के करीब 3 प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। तो इसमें आपको बता दें कि एक फर्टिलाइजर प्लांट, एम्स गोरखपुर और बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज है, उसके रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। दोपहर 12:30 बजे का वक्त इसके लिए बताया गया है कि पीएम मोदी का जो विमान है वो वहां पर लैंड करेगा और उसके बाद 1 बजे से जनसभा का कार्यक्रम भी वहां पर रखा गया है। यहीं पर लोकार्पण भी किया जाएगा और बेहद ही अहम हो जाता है पूर्वांचल का ये क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की कुछ अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो करीब 33% सीटें पूर्वांचल में आती हैं और यूपी के करीब 28 जिले ये पूरा क्षेत्र जो है वो कवर करता है। 164 विधानसभा सीटें हैं और इस लिहाज से बीजेपी इस क्षेत्र में बहुत ही ताकत झोंक रही है। 47 दिन में चौथी बार पूर्वांचल का दौरा पीएम मोदी का इस बात की तस्दीक करता है कि बीजेपी ने पूर्वांचल को एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में लिया हुआ है। और बीते अगर 2017 के वर्ष की चुनाव की बात करें तो बीजेपी को यहां से 115 सीटें जो थी वो हासिल हुई थी और इसी के मद्देनजर बेहद ही अहम हो जाता है कि अगर पूर्वांचल का गढ़ जीत लिया तो समझो पूरा चुनाव जीत लिया। 164 विधानसभा सीटों के इस क्षेत्र में 47 दिन में चौथी बार पीएम मोदी का पूर्वांचल का दौरा। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे और इस दौरान करीब 3 जो कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रम, इनका लोकार्पण कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। इनमें सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट है। इसी के साथ एम्स, जो गोरखपुर का एम्स है, उसका लोकार्पण किया जाना है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का भी लोकार्पण किया जाना है। तो दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का गोरखपुर आगमन हो रहा है। 1 बजे जनसभा और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। तो बेहद ही अहम ये दौरा। तो इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर जी, बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। और आज प्रधानमंत्री मोदी का गोरखपुर दौरा, सीएम सिटी गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी करीब 12:30 बजे पहुंचने वाले हैं। विशेष निगाहें लग रही हैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्वांचल क्षेत्र में। प्रधानमंत्री मोदी 47 दिन में चौथी बार पहुंच रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी, बहुत आपने सीरियसली लिया हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक आज पहली बार देश के एक खूबी कहूं या विडंबना कहूं कि कोई ऐसे प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से आए हैं और उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक बहुत शोभनीय अच्छी चीज है और बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री बहुत उत्तर प्रदेश से दिए, मगर उत्तर प्रदेश के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आज उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जो मिले, जिन्होंने वाराणसी जीत के पूरे पूर्वांचल को लेकर पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम शुरू करा और उसको और लास्ट पंक्ति पे लाने में लगे हुए हैं। और ये उदाहरण सबसे बड़ा आज आपने बताया कि एम्स में आज जो जिस चीज की जरूरत थी वो देश को मिलना चाहिए था। आज देखिए 30 वर्षों से जो खाद बनाने की जो फैक्ट्रियां थी बंद पड़ी थी, क्यों नहीं चालू की गई? आज उसको 2016 का उद्घाटन कर आज पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी। आज लोकार्पण नहीं है, आज देश को समर्पित है। कहीं मैं ये इसलिए शब्द को यूं कहा कि कहीं मीडिया ये ना कहे कि चुनाव आ रहा है अब फीते काटने में लगे हैं। नहीं, ये समर्पित है। एम्स चालू हो चुका था जी। प्रदीप भटनागर जी, ये मीडिया नहीं कह रहा है कि चुनावी वक्त है। आप अगर देखें तो जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं और लोकतंत्र में आवाज तो सबकी दिखाई जानी है। प्रदीप भटनागर जी ना, आप भी कहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं ये बात कि विपक्ष की आवाज भी बराबरी से आनी चाहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि जैसे जैसे चुनावी माहौल आता जा रहा है, 47 दिन में चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी जी का पहुंचना, ये तो बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक रखी है। देखिए, अगर हम आप दिल्ली से चलें, काशी चलें, बनारस चलें, अयोध्या जी चलें, तो हमने वहां का विकास देखा और बहुत लंबे टाइम से देखा कि पूर्वांचल किस स्तर पे और किस गरीबी को उस पे आता था। मैं आज को आपको और एक चीज आपको बता दूं आपके चैनल पे कि एक रुहेलखंड जहां सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र रहा, जिसके बारे में कभी किसी सरकार ने आगे प्रदेश में काम नहीं किया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य हो, आज वहां कम से कम 150 से पौने 200 नहर परियोजनाएं चल रही हैं जो बहुत जल्दी चालू होने वाली है। ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये परियोजना वो है जो रुहेलखंड जो पानी के लिए तरसता था, वो पूर्ण रूप से 24 घंटे नहरों में पानी होगा और उनके खेतों में लहराती फसलें होंगी। उसमें भी सरकार काम कर रही है। कुछ रह गया है, वो भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। देखिए, विपक्ष का काम है कहना। अगर वो इतना कुछ करते होते तो शायद एम्स पहले बन चुका होता, आज क्यों बन रहा है? जो खाद की फैक्ट्री बंद पड़ी है, आज देखिए दिल कितना बड़ा है प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी का। जो हमारे यहाँ खाद बनेगी वो नेपाल को भी मिलेगी, बिहार को भी मिलेगी, मध्य प्रदेश को भी मिलेगी और उत्तर प्रदेश को तो मिलेगी। उसी प्रकार से एम्स जो चल रहा है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो चलेगा और जो उसकी दवाइयां, फैसिलिटी, ऑपरेशन, देखिए नेपाल के लोगों को भी मिलेगा, बिहार के लोगों को भी मिलेगा, मध्य प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। ऐसी सोच रखने वाले अगर प्रधानमंत्री, अगर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के बारे में अगर बोला जाए, ये कम नहीं है जो अपने देश के साथ साथ पड़ोसी देश के बारे में सोचे। ये हृदय बड़े वाली बात है। लेकिन प्रदीप भटनागर जी, यहां पर बात यह भी सामने आ रही है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे ही आप ये जो पूरा समीकरण है वो धर्म केंद्रित होते चले जा रहे हैं। आज अगर अच्छी बात है 3 बड़े प्रोजेक्ट जो है वो उनका लोकार्पण हो रहा है, वो जनता को समर्पित किए जा रहे हैं, तो यही चुनावी मुद्दे में भी रहने चाहिए ना। जो लोकसभा चुनाव थे कि हमारा जो एक नजरिया है, जो हमारा देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, और हमने प्रदेश के चुनाव में जो दिया था और वही दिया कि हम विकास। लोग हमें बेशक देश में बदनाम करते हैं विपक्षी पार्टी की हम धर्म की राजनीति करते हैं, मगर क्या है कि ये चीज उन्हें नहीं दिखता कि हम भारत की राजनीति करते हैं, भारत के नागरिकों की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। हम पे हर इल्जाम दे हमें स्वीकार है, मगर हमें कानून अगर देश के प्रति बनने हो या विकास की बात करनी हो तो हम हर चीज का मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन प्रदीप जी 164 विधानसभा सीटें, पिछली बार तो आपका अच्छा प्रदर्शन रहा, 115 सीटें आपने हासिल कर ली। इस बार चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव है, वो साफ साफ तौर पर कह रहे हैं कि भगवान की शरण में वही पहुंचता है जिसको डर लगता है। खिसकने का डर लग रहा है। तो एक बात छोटी सी अखिलेश जी के विषय में बता देता हूँ कि आदरणीय मुलायम सिंह जी ने आज से करीब 15 से 17-18 वर्ष पहले एक फीता काटा था मिर्जापुर में, जो मिर्जापुर को सुल्तानपुर साइड में गंगा के ऊपर पुल बनना था, उसको लेके समाजवादी पार्टी 3 बार चली गई, मायावती जी आके चली गई, मगर उसे किसी ने नहीं बनाया। और वो किसने बनाया? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, जो आज मिर्जापुर का रास्ता
सुल्तानपुर के हाईवे तक, जो छोटा हो गया और मात्र 1 घंटे का हो गया। पहले घूम के 3.5 घंटे लगते थे। ये चीजें विकास की छोटी छोटी है। मेरे पास इतना कुछ है बताने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि केवल 5 साल मिले हमारे को काम के लिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जैसे पूर्वांचल में आज मोदी जी हैं, तो बताया जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय वो खुद अपने आप को देना चाह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने ही इसकी घोषणा की थी, हमारा ही ये बच्चा है और नाम इसको जो है वो बीजेपी अपने नाम से दे रही है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आपने फीता काटा तो आपने मात्र 21 दिन पहले, चुनाव से पहले क्यों काटा? उसके डीआरपी बनवाते, पूरा उसका स्टेटमेंट बनवाते, उसका बजट बनवाते, उसे काम को चालू करके जाते। आपने हाईवे बनवाया मुजफ्फरनगर सहारनपुर, वो अधूरा छोड़ दिया आपने। आपने हाईवे बनवाया लखनऊ से आगरा तक, वो आपने अधूरा छोड़ दिया आपने गंगा एक्सप्रेसवे की बात करी, आपने क्यों नहीं पूरा करा? आपने 1100 करोड़ रुपए खर्च करिए साइकिल ट्रैक में केवल, और वो हड़बड़ी में इतना बेकार बनाया कि उसको दोबारा तोड़ना पड़ा। वहां साइकिल ट्रैक बना दिया जहां पे पैदल चलने का रास्ता नहीं है। किस लिए? इनका चुनाव चिन्ह साइकिल थी, उसको लेके। देखिए, राजनीति करिए, मगर जो जनता समाज, जो भारतवर्ष का बच्चा छोटे से बड़े से लेकर जो कमाता है, जो टैक्स के रूप में देता है, जो हम आप विधायक सांसद उसमें तनख्वाह लेते हैं, जो भारतवर्ष के विकास के लिए जो पैसा आता है, उसका कम से कम आप सदुपयोग तो कीजिए। कहीं वो लगे तो सही जनता को कि हमने जो टैक्स के रूप में पैसा दिया वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है। चलिए ठीक है प्रदीप भटनागर जी, लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी उठता है, जब आप लगातार पूरी ताकत झोंक रहे हैं तो उसका एक डार्क साइड ये भी आ जाता है कि क्या आपको कहीं लग रहा है कि कहीं मामला गड़बड़ा सकता है, इसीलिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है? मैं बार बार कोट कर रहा हूं, 47 दिन में चौथी बार पीएम मोदी जी पूर्वांचल में। देखिए, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी हो, प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाएगा तो जाएंगे प्रधानमंत्री जी। और देश के प्रति बहुत बड़ी सौगात है, जो खाद बनेगी हमारे पूरे भारतवर्ष को मिलेगी, और बहुत बड़ा प्लांट लगा इसका। और 30 वर्ष से बंद था, क्यों नहीं मनमोहन सिंह सरकार ने चालू कर लिया उसे? और सरकारें भी आई, उनके साथ में बैठ के क्यों नहीं पूरा कर लिया उसको? प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह जी, उनके बेटे रहे, मायावती जी रही, इस शहर को लेने के लिए वो काम कर देते। देखिए, अगर पीछे जाऊं तो मैं 19 चीनी मिले बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बेची दी गई, उसके बारे में कभी किसी ने नहीं पूछा ना बोला। 10 चीनी मिले समाजवादी पार्टी की पिछले 5 साल में बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? अगर पूछे जाए तो कहेंगे कि विपक्ष से द्वेष में यह सवालात कर रहे इस टाइप के। आज प्रदेश के अंदर 19 चीनी मिलें चालू की गई, पूर्ण रूप से चालू हैं और अपना काम कर रही हैं। आप सोचिए 19 चीनी मिलें चालू होंगी तो कितनों को रोजगार मिला होगा? कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे में 200-400 लोगों को तो मिला ही होगा। तो ये और रोजगार खोलने के, चलाने के तरीके हैं। आज इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी गोरखपुर के अंदर, एम्स चलेगा तो वहां के कम से कम 20-50 किलोमीटर के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा? लेकिन प्रदीप भटनागर जी, एक तरफ दूसरी इस बार आपने स्ट्रेटजी देखी होगी, आपने नोट की होगी, आपका कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसी समय अखिलेश यादव जी का भी प्रोग्राम होता है, और आज एक संयुक्त रैली हो रही है जिसमें आरएलडी के जो इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो उनके साथ शामिल हो रहे हैं। एक बड़ी रैली, उसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं, ये भी हो रहा है। तो इस चुनौती को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, पार्टी कोई हो, चुनौती होती है, और चुनौती लेके ही लड़ना चाहिए। और जो सरलता से चुनाव लड़ते हैं वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि जनता जनार्दन के बीच में जाना है, अपनी बातें रखनी है, और चुनाव को चुनौती के रूप में लेके स्वीकार करके लड़ना चाहिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अगर परिवार को साथ लेके चलते, आज चाचा जी कहीं हैं, पिताजी कहीं हैं, इस चीज को देखिए कि आज वो कहाँ हैं। हम तो संयुक्त हैं और रहेंगे, क्योंकि पार्टियों में स्थिरता है। आज जयंत चौधरी जी को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर उनके पिताजी इस चीज को मजबूती से लेके पश्चिम को लेके चलते, जिस परिवार ने हरित प्रदेश का नाम दिया, आज उसे इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। उस चीज को देखिए। आप एक नेता है किसानों के, आप किसानों के प्रति आपका काम है बोलना, जागरूक करना, मगर जब राजनीतिकरण में किसानों को फंसाएं और बोले तो वो ठीक शोभनीय नहीं है। उन किसानों ने ही नेता बनाया चौधरी चरण सिंह जी को, उन किसानों ने ही बनाया अजीत सिंह जी को, और जयंत जी भी उन्हीं के दम पे कूद रहे हैं। मगर छल कपट ना करके आप उनके लिए काम कीजिए। प्रदीप भटनागर जी, ये भी खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के द्वारा कि
आप जयंत चौधरी के पाले में भी जयंत चौधरी को अपने पाले में मिलाने के लिए भी तैयार थे और आपने इसको लेकर बिलो द कर्टन कई बैठकें भी की थी और लेकिन आपकी शायद डील जम नहीं पाई। देखिए, इस बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे, देखिए हमने अजीत सिंह जी से एक बार चुनाव जो लड़ा था, लड़े पहले भी, मगर उनके साथ लड़ा और उन्होंने किस तरीके से धोखेबाजी करी, हमें मैं अभी की बात कर रहा हूं। अभी जो किसान कानून जी। की वापसी के बाद भी आपको लग रहा है कि जो किसानों में एक असंतोष है वो उतना कम नहीं हो पाया है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई लेकिन उतना डैमेज कंट्रोल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद इस तरीके की खबरें सामने आई कि आरएलडी भी आपके साथ आ सकती है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के और वहां के कार्यकर्ताओं और मजबूत नेताओं के पैर इतने मजबूत हैं कि हम अपने बूते पे चुनाव लड़ सकते हैं। ना तो मैं जयंत चौधरी जी की पार्टी की जरूरत है, ना अन्य किसी की जरूरत है। अगर हमने नहीं किया होता तो खिड़कियों में झांकते फिरते अखिलेश जी की तरह, वो काम नहीं है। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमारे स्तंभ और हमारे नेता बड़े मजबूत हैं और हमने पश्चिम के लिए काम किया है और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है, पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन आज करीब 10,000 करोड़ की योजनाएं आपकी तरफ से दी जा रही हैं, जनता को सौंपी जा रही हैं, लेकिन कहा तो ये जा रहा है, अखिलेश यादव बार बार जोर देकर कहते हैं कि 400 पार। आपने जो नारा दिया 300 पार का, वो 400 पार की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे साथ जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता बैठते हैं, मैं तो उनसे बोलता हूं कि आप अपने कार्यकाल का विकास बताइए। आपकी सरकार आएगी तो आप उसका आप स्ट्रेटेजी बताइए, आप उसका विकास बताइए। मगर वो क्या कहेंगे कि 15,000 रुपए आए, कोरोना की बात हुई, अरे आपने क्या दिया प्रदेश को, उसके बारे में आपसे पूछते तो आप उस लाइव डिबेट को आप घुमा देते हो कहीं और। अरे आप हमसे रूबरू करिए ना, हम विकास की बात करते हैं आपसे। हम तो उस बिजली के उस खंभों की बात करते हैं जिन खंभों पे कपड़े सूखते थे तारों पे, आज वहां पे लाइट चलती है। जब किसान आधी रात को अपने ट्यूबवेल चलाने खेत में जाता था और उसे जानवर या सांप काट लेता था, आज हमने उस प्रतिक्रिया को दिन में चलाया। आज किसान दिन में पानी अपना चला सकता है खेत में जाके। आप चीजों को अगर नजदीक तक जाएंगे बहुत कुछ देखिए। ये प्रदेश की वो सरकार है जिसने कम से कम आज 15,000 सोलर पैनल ट्यूबवेल लगाए प्रदेश में किसानों के लिए और खेतों पे। प्रदीप भटनागर जी, 164 विधानसभा सीटें हैं, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, 115 पर विजय पाई आपने। इस बार ये बताया जा रहा है कि करीब 150 विधायकों के टिकट भी आप काटने जा रहे हैं, सिटिंग एमएलए के। तो ये भी तो एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है कि आपके करीब 50% एमएलए जो हैं वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए। देखिए, पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं अपने प्रदेश के अंदर, आपको काम करना है और जनता के बीच में रहना है। आपको 5 वर्ष पूर्ण रूप से रहना है और जो भी उनका विकास का कार्ड है उसके ऊपर देखिए, जो भी चुनाव कमेटी बैठेगी वो अपना निर्णय लेगी। मैं इस विषय में कुछ ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। और वही जनता तो प्रदीप भटनागर जी जानना चाहेगी ना कि अगर आपकी जो है करीब आप आज 300 पार का नारा दे रहे हैं, करीब सब आपके सहयोगी दलों को मिला के करीब 325 के आसपास सीटें भी आपकी रही, अब 150 विधायकों का टिकट काटा जा रहा, मतलब करीब 50% आप मान के चलिए। देखिए, राजनीति के अंदर युवा पीढ़ी आगे आना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। और मैं तो ये बात कहूंगा कि राजनीति में एक बहुत लंबी लाइन है और सबको अपने अपने विधानसभा में नए रूप से नए नेता को लाना चाहिए और उन्हें चुनाव लड़वा के उन्हें उनका भाग्य आजमाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए अपने प्रदेश में क्या विकास करते हैं। जिस विधायक ने नहीं अपने क्षेत्र में काम किया होगा तो नेचुरल बात है, उसके बारे में चुनाव अधिकारी जितने बैठेंगे उसके बारे में सोचेंगे और जिसने अच्छा काम किया होगा वो फिर चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से जो विकास कार्य रुके हैं और जो रुक जाएंगे उनको पूर्ण करना है। उसके लिए उत्तर प्रदेश में फिर से एक मजबूत सरकार चाहिए और उसी प्रकार उस विधानसभा के अंदर मजबूत कैंडिडेट चाहिए। क्योंकि प्रदेश के अंदर अगर विकास करना है तो पूर्ण बहुमत की सरकार होनी बहुत जरूरी है। अगर एक रथ पे 20 लोग सवार हो जाएंगे, क्या रथ चलेगा और क्या विकास चलेगा? और हमने पिछले सालों में देखा है, चाहे वो बहन जी का समय हो चाहे वो अखिलेश जी का समय हो। प्रदीप भटनागर जी, आपकी तरफ से बार बार डबल इंजन सरकार की दुहाई दी जाती है,
कहते हैं आप, और अच्छी बात है। आप अगर दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों में आप अगर एक ही पार्टी है तो उसका लाभ जो है जनता को भी मिलता है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या आप एक तरीके से जो बता रहे हैं और उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनकी चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर भी सवाल उठे, क्या इस बार आप प्रधानमंत्री मोदी जो डबल इंजन सरकार के आप दुहाई दे रहे हैं उनके चेहरे पर यूपी में उतरेंगे या योगी आदित्यनाथ को सिंगल फेस बनाकर फाइट में रहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का चेहरा तो है ही है, वो प्रेरणा है काम की, जागरूकता की, और वो चेहरा तो रहेगा सदैव। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से प्रदेश के अंदर काम किया, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे उसके अदर भी हो, उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप लोग। इसलिए योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और प्रेरणा स्रोत है, और वो सदैव आगे थे और आगे रहेंगे। लेकिन पिछले दिनों में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आए जिसके बाद जनता में एक असंतोष और एक अनिश्चितता की स्थिति आई। उन्होंने कहा कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा चुनाव के बाद कि सीएम कौन रहने वाला है। देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जब पहले विधानसभा हुआ उस समय वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, और उन्होंने प्रदेश के अंदर सरकार बनाने में रात दिन एक करके खूब प्रचार प्रसार करा, और उनके नेतृत्व में हम विधानसभा चुनाव जीते भी और सरकार भी बनाई। और हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे लिए माननीय है, और उनका नेतृत्व प्रदेश को चाहिए और वो रहेगा। अब रही मुख्यमंत्री की बात, देखिए जो मुख्यमंत्री जो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा वो तो नेचुरल है ही है, मगर रिपोर्ट कार्ड में फिर कह रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड बहुत कुछ बोलती है, चाहे वो योगी जी की हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी की हो, चाहे स्वयं मेरी भी हो। तो ये चीज बड़ी चीज देखने लायक है। बाकी जो प्रदेश का नेतृत्व करेगा वो सबको माननी पड़ेगी। चलिए, यही एक रीत भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया प्रदीप भटनागर जी आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का गोरखपुर का दौरा, दोपहर 12:30 बजे वो पहुंच रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। नागालैंड ने गलत सूचना और गलत पहचान के कारण पैरा एसएफ के ऑपरेशन में मजदूर मारे गए हैं, जिसके बाद पैरा एसएफ कमांडोज पर मजदूरों के शवों को छिपाने की कोशिश करने और घटना स्थल से भागने की कोशिश के आरोप लगाए गए, जिसको अब सेना सूत्रों ने खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पैरा एसएफ की 21 यूनिट यानी कि 21 पैरा की टीम ने गलत ऑपरेशन के बाद भी घटनास्थल पर करीब 2-3 घंटे तक वो रही थी, और ऑपरेशन को 21 पैरा के एक मेजर रैंक के अफसर नेतृत्व कर रहे थे, उसकी लीडरशिप की थी। उनके साथ करीब 1 दर्जन पैरा एसएफ कमांडोज और गाइड भी मौजूद थे। दरअसल असम में तैनात इस 21 पैरा टीम को सटीक खुफिया जानकारी दी गई थी कि एक गाड़ी में हथियारों से लैस NSCN KYA ग्रुप के 8 उग्रवादी सवार है। जिस बोलेरो गाड़ी पर पैरा कमांडोज ने फायरिंग की उसमें भी 8 मजदूर सवार थे और उनके पास भी एक बैरल गन थी, और इसे देखकर ही सूत्रों की माने तो कमांडोज ने उन पर फायरिंग की थी। गलत खुफिया सूचना और गलत पहचान के कारण खराब हुए ऑपरेशन में पैरा एसएफ कमांडोज ने बोलेरो पिकअप वैन में सवार 8 में से 6 लोगों को मार गिराया था। बाकी 2 मजदूर जो घायल हुए थे उन्हें इसी पैरा एसएफ टीम ने अस्पताल पहुंचाया था। इस दौरान मेजर ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से फोन पर बात कर पूरी घटना की जानकारी दी, तो सीओ ने वहीं रुककर पुलिस के पहुंचने तक इंतजार करने के लिए कहा। सूत्रों की माने तो पुलिस तो नहीं पहुंची, लेकिन उग्र भीड़ वहां पहुंच गई, और यह भीड़ नागा समुदाय के दाओ और मजल लोडर जैसे पारंपरिक हथियारों से लैस थी। मेजर ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पैरा एसएफ की गाड़ियों में आग लगा दी और कमांडोज पर हमला कर दिया। इस हमले में एक कमांडो की गर्दन काट दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद कमांडोज ने उग्र भीड़ पर फायरिंग खोल दी, और इस फायरिंग में 7 लोगों की जान चली गई, लेकिन भीड़ के हमले में मेजर गंभीर रूप से घायल भी हो गए। जानकारी के मुताबिक मेजर घायल होने के चलते आईसीयू में भर्ती हैं, और 13 अन्य कमांडो चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। और जी धन्यवाद। ये जो एक बहुत ही दुखद एक घटना हुई है नागालैंड में, किस तरीके से देखते हैं आप? दरअसल क्या है कि नागालैंड की घटना दुखद और शर्मनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। महज शक के आधार पर हमला करके किसी को मार गिराना सीधे सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं तो क्या है यह?
इसके शुरुआत में ये बात पूरी तरह निकल के आती है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि ये कुछ गलतफहमी की वजह से इस तरह का हो गया है, जबकि इस पूरे मामले की जड़ में वहां जो एक वो लगा हुआ है जी। उसको दरअसल जो इनपुट्स मिले थे महेंद्र सिंह जी, वो उसमें कई चीजें जो है वो मैच कर रही थी और उसी को लेके शक हुई। उसमें हथियार की भी बात भी कही जा रही है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस तरीके की घटना दोबारा नहीं होगी और इसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बिठा दी गई है। लेकिन जो डैमेज कंट्रोल की बात कही जा रही है, अफस्पा हटाने की बात की जा रही है, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, ये कितना जायज मानते हैं आप? देखो, ये अपस्पा हटाने की मांग पूर्वोत्तर राज्यों में जो ये लगा हुआ है, इसकी दशकों से इसको हटाने की मांग चली आ रही है, जिसको अभी तक सुना नहीं गया है। जबकि इस मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए जी। तो इसकी वजह से दरअसल, हाँ बताइए। ठीक है महेंद्र सिंह जी बोलिए। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जो अफस्पा की बात चली आ रही है, अगर एक राज्य में इस तरीके की बात व्यवस्था अभी अच्छी खासी चल रही है, अगर एक जगह से हटाई जाएगी तो फिर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी, वहां पर भी यही है, मणिपुर में भी यही है, तो एक दूसरे के सहारे बाकी राज्य भी यही मांग करने लगेंगे। और आप ये मानते हैं कि सीमावर्ती जो राज्य हैं वहां पर अभी कुछ न कुछ जरूरतें हैं जिसके लिए अफस्पा जरूरी है? देखो, एक बात समझने की है कि यह चुनौती हमारी सरकारों के आगे हमेशा रही है और रहेगी जब तक इस तरह की स्थितियां बनी होगी। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको इसका बहुत अच्छे तरह से, गंभीरता से और गहराई से अध्ययन करके, ये किसी एक दिन या एक समय की बात नहीं, इसको लगातार अध्ययन करके इसको समझना होगा और कहाँ कहाँ स्थिति अनुकूल होती जा रही है वहां वहां उसकी समीक्षा करके उसको हटाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। अगर सरकार को ये लगता है कि अब हटाने का समय आ गया है, इस पूरे मामले को अभी कश्मीर से जोड़कर ना देखा जाए, मेरा इस तरह का मानना है। हालांकि एसआईटी गठित कर दी गई है महेंद्र सिंह जी, और एक महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट सौंपने की बात कही जा रही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठा दी गई है। क्या लगता है, क्या इतना एक्शन पर्याप्त है? नहीं, देखो, एक्शन तो शुरुआती कदम तो इसी तरह के उठाए जाते हैं। दरअसल क्या है कि लोगों का भरोसा इसमें बहाल तब होगा जिस समय सीमा में आप इसकी रिपोर्ट देने की बात, जांच करने की बात करें, वो होती हुई दिखनी चाहिए। शुरुआती समय की तो ये कार्रवाई होती है, एक्सरसाइज होती है, जो हर कोई सरकारें करती आई है। लेकिन हमको इस कार्रवाई तक ही नहीं रुकना है, इससे आगे बढ़ना है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि क्या इसको एक मानवीय भूल या टेक्निकल फेल्यूर, क्योंकि जिस तरीके के इसमें जो इनपुट्स दिए गए थे, जब कोई इनपुट दिया जाता है तो कुछ संकेत दिए जाते हैं कि इस तरीके के वहां पर सिम्टम्स होंगे और वहां पर जाकर हमको कार्रवाई करनी है। तो जितने लोग बताए गए, गाड़ी भी वही थी, लोग भी उतने थे, गन भी मिली। नहीं, देखो, ये तो गन भी मिली, ये मिली, हम इसको दरअसल क्या है कि हम ये बात, सरकार ने जो हमको जानकारी दी है या सरकार को वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो जानकारी दी है या सेना ने या पुलिस ने जो जानकारी दी है, हम उसी आधार पर कह रहे हैं। हमको बिल्कुल नहीं पता था कि उनके पास हथियार कहां से आए, अभी बताया थोड़ी गया है कि हथियार कहां से आए हैं। तो ये सारी चीजें समझने की होती है, जानने की होती है। हम सिर्फ उसी आधार पर हम अपने दर्शकों को, श्रोताओं को बता रहे हैं कि जो इनपुट हमको सरकार से मिले, यानी कि हमारे समाचार चैनल को मिले हैं, सच्चाई क्या है अभी सामने आएगी और फिर उसमें सारी दुनिया को, देश को, लोगों को पता चल जाएगा। मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि इस तरह के मामले में बहुत संवेदनशीलता से और सच्चाई को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ा जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी आपका आर्या न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो नागालैंड ऑपरेशन में शक के चलते बताया जा रहा है कि कमांडो ने फायरिंग की थी और उसके बाद से जो हालात बने उसके ऊपर अब एक एसआईटी भी गठित कर दी गई है और देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बात कही गई है कि इस तरीके की घटनाएं दुखद हैं और ये दोबारा दोहराई नहीं जाएंगी। तो नागालैंड हिंसा मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ और संसद में इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा अफरा तफरी देखी गई। विरोध का
के सुर भी बुलंद हुए और इसको लेकर स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने जब बयान दिया, एसआईटी टीम का गठन किया गया और गठन के बाद 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट की बात कही गई है। इसमें सेना की तरफ से भी मेजर रैंक के एक अफसर। तो इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।